गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। प्रीवियस वाला लेक्चर शायद इनिशियल जो 1-2 मिनट है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है ड्यू टू सम टेक्निकल एरर। तो वहाँ पे मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बताया है, तो वो थोड़ा सा आप पढ़ लेना। उसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं था। बेसिकली डेफिनेशन क्या है, क्या उसके ये है पिलर्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। एंड ये वीडियो भी मैं ना पूरा रिकॉर्ड कर चुकी थी, बट ड्यू टू टेक्निकल एरर ना वो लास्ट के 10-15 मिनट ही रिकॉर्ड हो पाया है। ठीक है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि ये भी 2 पार्ट में आ जाएगा। डोंट वरी, वो बस 10-15 मिनट की जो वीडियो है लास्ट की, जिसमें मैंने एग्रीकल्चर को एग्जॉस्टिवली डिस्कस किया है, वो आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, और इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। हाँ, ये इससे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो ना GS1 में भी आ सकते हैं। इसीलिए जब आप जा रहे हो एग्ज़ाम में, तो इसको ना ऐसा नहीं है कि GS2 से पहले पढ़ना, आप इसे GS1 से भी पहले पढ़ना, क्योंकि कुछ कुछ जो टॉपिक्स है ना ओवरलैपिंग है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो क्योंकि GS1 का जो सिलेबस है ना काफ़ी वाइड है, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, सो इस वजह से आप इसको भी पढ़ना। और एक और मैं बुकलेट दूंगी जो पॉलिटी का करंट अफेयर्स है। 2 हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है पॉलिटी के करंट अफेयर्स में, बट फिर भी उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें कवर करना है, तो वो भी आप ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, बिहार स्पेसिफिक भी मैंने आपको एक बुकलेट प्रोवाइड किया, तो वो भी आप ज़रूर पढ़ लेना। तो जो करंट अफेयर्स वाले बुकलेट है ना, वो GS1 के पहले भी पढ़ना है एंड GS2 के पहले भी पढ़ना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर टुडे। हमारा पहला टॉपिक है करंट अफेयर्स का, दैट इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ना हम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हमारी रैंकिंग है 105 आउट ऑफ 127 एंड इसे पब्लिश करता है वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर लाइफ, जो एनुअली प्रोड्यूस करता है। हमारा स्कोर है 27.3। खैर, ये स्कोर आपको याद रहे ना रहे, आपको ये ज़रूर याद रहना चाहिए कि ये सीरियस हंगर के केस में आता है, सीरियस कैटेगरी केस में आता है। अगर आप स्कोर की बात करें, 0 मतलब नो हंगर एंड 100 मीन्स मोर हंगर। इंडिकेटर्स इसके ना 3 हैं एक्चुअली, ये 2 एक ही में आता है। तो इसका 1/3 है, इसका 1/6 है, इसका 1/6 है, इसका 1/3 है। अंडर नरिशमेंट वो होता है कि जो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले, क्योंकि हमारे बॉडी को बहुत सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर वो ड्यूरिंग इनिशियल फेज़ में, जब डेवलपमेंटल फेज़ में हमें नहीं मिलता है, तो हम मैल नरिश्ड हो जाते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग जो है आपका, स्टंटिंग जो होता है वो हाइट से लेना देना होता है, हाइट विथ एज है। मतलब सपोजिटली एक 5 साल के बच्चे को मैं बस एग्जांपल बोल रही हूँ कि 2 फीट का होना चाहिए, लेकिन वो 1.5 ही रह गया या 1 फीट का ही रह गया, दैट इज स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब वेट जो है बहुत कम होता है, अंडर वेट जो होता है। सो वेस्टिंग इज इक्विवेलेंट टू वेस्ट। ठीक है, मोर्टेलिटी मतलब जो अंडर 5 से जो जिनकी डेथ हो रही है, उसे चाइल्ड मोर्टेलिटी में ये कर सकते हैं। अगर एक और बात बताऊँ, चाइल्ड स्टंटिंग के केस में, चाइल्ड वेस्टिंग के केस में इंडिया के पास काफ़ी हैवी बर्डन है, मतलब वी आर द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, फाइंडिंग क्या क्या है, स्कोर आपका 27.3 है। ठीक है, 2023 में हमारा 28.7 था, तो हमारा थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, अंडर नरिशमेंट हमारा 13.7% है, स्टंटिंग का केस 35% है, वाइल इन केस ऑफ बिहार हमारे 42.9% जो है पॉपुलेशन चिल्ड्रन के वो स्टंटेड हैं। ये नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका वेस्टिंग का बात करें तो 18% है, हाईएस्ट ग्लोबली है, और बिहार का 41% है, मोर्टेलिटी का 2.9% है। ठीक है, अगर हम देखें तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका हमसे ऊपर है हंगर इंडेक्स में। ठीक है, इस वजह से इनिशिएटिव की बात करें तो हमारा पोषण अभियान है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 है, नेशनल मिशन ऑन फूड सिक्योरिटी है, मिड डे मील स्कीम है, मिशन इंद्रधनुष है। ये हमारा इम्यूनाइजेशन पे है। देखिए, अगर हम इम्यून नहीं है, अगर हम बीमार पड़ते रहेंगे, तो जो हमारा न्यूट्रिशनल अपटेक है, उसे अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, वो रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए इम्यूनाइजेशन भी बहुत ही ज़रूरी होती है। ICDS प्रोग्राम है, स्वच्छ भारत मिशन है, इसी के बिहार के कंटेक्स में भी आप देखोगे तो यहाँ पे लोहिया मिशन है। ठीक है, तो ये सारी इनिशिएटिव जो है हमें हंगर हटाने के लिए होता है। एक और चीज़ है, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, जो पॉवर्टी और हंगर है, ठीक है, वो कॉग्निटिव टैक्स है। हमारा कैसे कॉग्निटिव टैक्स है, देखिए, अगर एक बच्चा मैल न्यूट्रिशन है और मैल नरिश्ड है, स्टंटेड है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी लूज़ होगी, तो उसकी कैपेसिटी लूज़ होगी, उसकी कैपेसिटी लूज़ होगी तो वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा आपके इकोनॉमी में। ठीक है, और जब वो नहीं कर पाएगा तो उसकी फैमिली भी उस पर डिपेंडेंट रहेगी। तो इन अ वे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन या जो हंगर है, इट इज़ अ कॉग्निटिव टैक्स। ठीक है, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है कि जनरली इंडिया जो है ना, फॉरेन की जो रिपोर्ट्स है वो नहीं मानता। पहली बात तो बोलता है कि भाई मेथडोलॉजी जो इनका है कुछ
कुछ तो फॉल्टी है। ये बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने अभी पोषण ट्रैकर से ट्रैक किया तो उसमें बस तो 7.2% आया है हमारा, इनका कैसे आ रहा है 13.5%, आई डोंट नो। ठीक है, नैरो फोकस ऑन चाइल्ड है कि मतलब चिल्ड्रन पे ही फोकस करते हैं, ओवरऑल उन्होंने बिगर पिक्चर नहीं देखते और इनका सैम्पल साइज ना काफ़ी छोटा है। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्यों हंगर है हमारे भारत में इतना? एक तो इनएफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आपको पता है कितनी इनएफिशिएंसी है। ओनली 67% आ कवर, 19 मिलियन जो है ना वो एक्सक्लूडेड है। इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी है, आपको पता है तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 21.1% है। अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के साथ भी देखें तो अभी भी हमारा 11% जो पॉपुलेशन है वो मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स है। इनइक्वालिटी की बात करें तो ऑक्सफैम का रिपोर्ट है टॉप 10% होल 90% ऑफ द वेल्थ है। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड डाइटरी डाइवर्सिटी है। अगर हम बात करें इंडिया की डाइटरी जो पैटर्न है वही फॉल्टी है। अगर आपको मालूम है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी को चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं एंड फैट्स होते हैं। तो हमारा जो डाइट है ना कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, हम रोटी खाते हैं, ठीक है, फिर हम चावल खाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड नहीं होते। अगर आप वेजिटेरियन हो गए तो और भी प्रोटीन वगैरह मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग फूड पैटर्न्स है। ठीक है, अर्बनाइजेशन, अब देखिए, अब आप अर्बन एरिया में देखोगे तो क्या होता है ना कि बच्चे लोग ज़्यादा ओबीस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्यों है ऐसा? क्योंकि हम प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड पे जा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हमारा फूडिंग सिस्टम भी चेंज हो रहा है। आप खुद ही देख लो ना कि बचपन में आप क्या क्या खाते थे और आज के बच्चे लोग क्या क्या खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो डाइटरी डाइवर्सिटी है वो बदलते जा रही है। ठीक है, जेंडर बेस्ड न्यूट्रिशन गैप है, ये कहने की बात नहीं है। ड्यू टू सन मेटा प्रेफरेंस जो है उसकी वजह से विमेन लोगों को ठीक से नरिशमेंट नहीं मिलता, मतलब उन्हें सेकंड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। और आपको मालूम है कि अभी भी हमारी 60% जो जनता है रूरल एरिया में रहती है, तो कहीं ना कहीं ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है उन्हें उतना नरिशमेंट नहीं देती है। और जब विमेन नरिश नहीं होती है, मतलब अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, तो जब उनकी शादी होती है 18-20 के साल में, क्योंकि अगर रूरल इंडिया में है तो आपकी शादी जल्दी हो जाती है, फिर वो बच्चा देती हैं तो वो खुद ही एनेमिक होती हैं। आपको पता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 60% ऑफ द वुमेन आर एनेमिक इन इंडिया। तो उसकी वजह से क्या है, जो बच्चा भी पैदा होता है वीक पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं एक विशियस साइकिल बन जाती है ये जो अंडर नरिशमेंट का है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? सेकेंड ARC बोलता है सोशल कैपिटल पे हेल्प करो। सोशल कैपिटल वो होती है ना जहाँ पे एक कम्युनिटी इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे की हेल्प करने की बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पे सब लोग कम्युनिटी बेस पे है। फिर पीडीएस सिस्टम को रोबस्ट बनाने की बात है। सोशल ऑडिट करना चाहिए मिड डे मील स्कीम का, आईटी बेस्ड मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एसडीजी जो नीति आयोग बोलता है, बिकॉज एजुकेशन, हेल्थ एंड ये सब चीज़ें ना स्टेट की है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड स्टेट ही उसे अच्छी तरीके से मीट कर सकता है। वन साइज फिट ऑल नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में, फूड सिक्योरिटी में। अभी मिलेट्स जो हमारी गवर्नमेंट की फोकस है कि नहीं ज्वार बाजरा वापस से जाओ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने बास्केट को जो फूड प्लेट है उसको डाइवर्सिफाई करने की बात करें। फोकस ऑन वॉश है, सैनिटेशन है, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन है। ठीक है, फिर लोहिया स्वच्छता मिशन है। इंटरलिंकिंग ऑफ पॉलिसी विद जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज है। देखिए क्यों बोल रहे हैं ना, क्योंकि जेंडर बेस्ड जो है क्लाइमेट चेंज जो है ना वो जेंडर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मतलब विमेन जो वल्नरेबल होते हैं ना उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ये UNFCCC का भी रिपोर्ट है कि जैसे अफ्रीकन कंट्री है, दे आर मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, या ओशियाना कंट्री, यानी इंडिया इज़ ऑल्सो मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज है। आई थिंक थर्ड है या आपका है या सेकंड रैंक पे आता है टू द वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आप इसके कंक्लूजन में लिख सकते हो कि मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच चाहिए, लाइफ साइकिल अप्रोच चाहिए। ठीक है, SDG 2 को मीट करने के लिए। एंड आर्टिकल 47 भी कहीं ना कहीं स्टेट को डायरेक्ट करता है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए। तो दीज आर द वेज आप इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो, इसे कंक्लूड भी कर सकते हो। हमारा दूसरा है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। आपको फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चूंकि रिपोर्ट पूछने का हैबिट है, जैसे पिछले बार उन्होंने वेज रिपोर्ट पूछ लिया था। ठीक है, वैसे ही इसमें ये FAO आपका लाता है। ठीक है, ये एनुअली लाता है और बेसिकली क्या करता है ना, ये ट्रू कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग पे फोकस करता है कि जो एग्रो सिस्टम है, जो हम एग्रीकल्चर पद्धति अपना रहे हैं, उसका क्या रियल कॉस्ट है, उसका क्या इम्पैक्ट है, कितना हम लोग वेस्ट करते हैं या कितना उसका एनवायरमेंटल कॉस्ट है। तो उसके हाईलाइट्स क्या है? ट्रू कॉस्ट जो है ग्लोबली वो बताता है कि 12 ट्रिलियन है एनुअली। 12 ट्रिलियन आप समझ रहे हो कितना है? अभी भारत का साइज कितना है? 3.9 ट्रिलियन है, तो 12 ट्रिलियन है ग्लोबली। ठीक है, इंडिया का पोजीशन थर्ड है आफ्टर चाइना एंड USA, जो कि हिडन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है हम अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द जो फार्मर्स हैं ना वो हैं आपके स्मॉल एंड मार्जिनल अकॉर्डिंग टू 10th एग्री सेल्सियस, एंड फिर जो उनका मेथड जो होता है काफ़ी ट्रेडिशनल होता है। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड रिस्क जो है, डाइटरी रिस्क है, वो काफ़ी बड़ा है। अगर 70% हिडन कॉस्ट, अगर 100% जो है उसका 70% यही कंट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट करता है। आपको पता है हमारी फूडिंग पैटर्न चेंज हो रही है, हम प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, हम मैगी खा रहे हैं, हम कोक पी रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि हम ओबीस हो जाते हैं, एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी लूज़ हो जाती है। तो इस वजह से ये कॉस्ट जो है ये भी एक हिडन कॉस्ट है। इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी इससे होता है। हमारी इकोनॉमी तो बढ़ रही है, जैसे जनरली डेवलपिंग कंट्री का ना एक एथिकल डिलेमा होता है, वेदर टू गिव डेवलपमेंट फोर्सिड और एनवायरमेंट। तो जनरली हम लोग मतलब इकोनॉमिकल को ही ज़्यादा वेटेज देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी पॉलिसी फेलियर भी होती है। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, ये होता तो है, क्लियरेंस मिल जाता है, बट आपको भी पता है ये कैसे काम करती है ऑन ग्राउंड। रोल ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, उनको भी अवेयर कराने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द ट्रू कॉस्ट ऑफ जो चीज़ें वो खा रहे हैं, ठीक है। तो रिकमेंडेशन क्या है, प्रमोट हेल्थियर डाइट, क्योंकि देखिए आपका 70% हिडन कॉस्ट का यही कॉज कर रहा है। तो होल ग्रेन पे शिफ्ट करें, हम जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहे हैं वो ना खाएं, ठीक है। जैसे अभी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था ना, स्कूल के 100 पेरीमीटर्स के अराउंड हम लोग अल्ट्रा प्रोसेस फूड या पैकेज फूड नहीं बेचेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम लोग अडॉप्ट करें, जैसे जैविक खेती है आपका, ऑर्गेनिक कॉरिडोर है आपका, ठीक है, वो चीज़ें हैं, हॉर्टिकल्चर है, ये सब सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस करें। एनहांस सोशल इक्विटी है, जैसे वेज कंडीशन क्या क्या है वो चीज़ें है। तो कंक्लूजन में क्या करेंगे, पॉलिसी रिफॉर्म है, SDG 3 को मीट करने के लिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए हम लोगों को डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी रीप ऑफ करना है। तो इस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि ट्रू हिडन कॉस्ट को अकाउंटिंग में लाना चाहिए। अगर आपको मालूम है तो उत्तराखंड वॉज द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग ग्रीन GDP, जहाँ पे एनवायरमेंटल कॉस्ट को उसने कंसिडर किया था। वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को भी ये एनवायरमेंटल कॉस्ट जो होता है उसे लाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये नीति आयोग ने पहली बार लाया है, और ये फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए। देखिए इसमें जाने से पहले आपको मैं बता दूं, जो अच्छे स्टेट्स परफॉर्म कर रहे हैं वो उड़ीसा, गोवा है, ठीक है। एक केस में बस MP है, ठीक है। बाकी जो नेगेटिव साइड में पंजाब, केरला एंड वेस्ट बंगाल आर नॉट डूइंग वेल गुड, ठीक है। तो उसमें आपको रैंकिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पैरामीटर्स लिख रहे हो ना, तो आप बस ये लिख सकते हो कि उड़ीसा इसमें अच्छा कर रहा है, गोवा अच्छा कर रहा है, इसमें पंजाब एंड वेस्ट बंगाल अच्छा नहीं कर रहे हैं, या केरला अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये फिजिकल हेल्थ क्या बताता है, पैसे का जो है आप किस तरीके से खर्च कर रहे हो, क्या सही तरीके से खर्च कर रहे हो, तो यही चीज़ें ये बताता है। इट इज़ एन असेसमेंट टूल टू इवैल्यूएट फिजिकल हेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट एंड हाईलाइट स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। रैंक द स्टेट है, ये सारे स्टेट्स को रैंक नहीं किया, सिर्फ 18 स्टेट्स लिया है कि भाई हाउ दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द GDP ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके 5 सब इंडाइसेस है, जैसे क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है, फिजिकल प्रूडेंस है, डेट इंडेक्स है, ठीक है, डेट सस्टेनेबिलिटी है। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर आप देखोगे तो क्या है, अब एक्सपेंडिचर 2 प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, कैपिटल होते हैं। रेवेन्यू आपको पता है क्योंकि वो उससे कुछ एसेट नहीं क्रिएट होते, इसीलिए वो अच्छा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा, वो होगा तो GDP बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा तो हमारा इनकम लेवल बढ़ेगा, इनकम लेवल बढ़ेगा तो हमारा सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारा और जॉब या क्रिएशन होगा, ठीक है। तो ये आपका वर्चुअस साइकिल है। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है कि मतलब जो गवर्नमेंट है वो कहाँ से पैसा ला रही है। अगर बिहार के केस में देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा सेंट्रल डिविजिबल पूल से आता है, सेकंड नंबर पे ग्रांट्स इन एड आता है, फिर थर्ड पे हमारा ओन रेवेन्यू आता है। अगर ओन रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 31% GST का आपका बिहार का कंट्रीब्यूशन है। फिर फिजिकल प्रूडेंस है, फिजिकल प्रूडेंस आपको पता है कि कौन मैंडेट करता है, FRBM एक्ट है कि भाई फिजिकल डेफिसिट कितना है, आपका रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। डेट इंडेक्स क्या है कि मतलब वो इंटरेस्ट ले रहा है तो उतना पैसा वो कमा रहा है कि उसको इंडेक्स वो पे कर पाए। डेट सस्टेनेबिलिटी वही है कि मतलब पंजाब एंड केरला की वही बात है कि उनकी डेट सस्टेनेबिलिटी अच्छी नहीं है, कि क्योंकि वो जो पैसा उठा रहे हैं उनका रीपे करने की ताकत नहीं बची है, ठीक है। तो अगर आप देख लो 1 के केस में, 1 में मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में उड़ीसा अच्छा कर रहा है, छत्तीसगढ़ अच्छा कर रहा है, गोवा अच्छा कर रहा है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, क्या बोलते हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में गोवा अच्छा कर रहा है, उड़ीसा अच्छा कर रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में MP अच्छा कर रहा है, उड़ीसा अच्छा कर रहा है, गोवा अच्छा कर रहा है। डेप्ट मैनेजमेंट में भी आपका उड़ीसा अच्छा कर रहा है। डेट सस्टेनेबिलिटी में पंजाब, केरला अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो यही सारी चीज़ें मैंने फिर से बोला। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बाय टोटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन क्या है, स्टेट ओन रेवेन्यू बाय GSDP, मतलब कितना ओन रेवेन्यू से वो ये कर रहा है। फिजिकल प्रूडेंस में क्या है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या। बिहार के कंटेक्स में अगर मैं बोलूँ तो अभी टारगेट है 2025 का 3%, एंड हम लोग 2024 में एम तो किए थे, लेकिन हमारा एक्सीड कर गया, एस्टिमेटेड में 9.2% हो गया, ठीक है।
डेट सस्टेनेबिलिटी क्या है? इंटरेस्ट ग्रोथ डिफरेंशियल है। अब एक चीज़ देखो कि इंटरेस्ट ग्रोथ रेट, देखिए सपोजिटली डेट सस्टेनेबल कब होगा? सपोजिटली ग्रो कर रहा है बिहार का, मैं एग्जांपल लेती हूँ, बिहार ग्रो कर रहा है 10% के ये पे, और वो इंटरेस्ट पे कर रहा है आपका 7%, तो ये इंटरेस्ट डिफरेंशियल कितना है? 3%, मतलब इंटरेस्ट से ग्रोथ रेट ज़्यादा है। अब ऐसे समझो ना कि सपोजिटली आप बैंक में जमा दे रहे हो और आपको दे रहा है 4% इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन आपका इन्फ्लेशन है 5%, क्या वो फ़ायदा करेगा आपको? नहीं करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, मतलब आपकी मनी की वैल्यू इरोड हो रही है, ठीक है, इसीलिए आप नहीं करोगे। तो इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल यही है कि आपका इंटरेस्ट रेट कम है और ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तभी सस्टेनेबल है, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट क्यों है? देखिए पॉलिसी मेकिंग में आपको हेल्प करेगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ाएगा क्योंकि नीति आयोग आ गया है, ठीक है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है, फिर क्या पॉलिसी मेजर ले जहाँ की डेट सस्टेनेबिलिटी हो, ठीक है। एफआरबीएम में आपको मालूम है कि 60% है, जो 40% सेंटर का है एंड 20% स्टेट का है। अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो 3% हमें मेंटेन करना है। तो ये सारे टारगेट्स मीट होंगे तभी तो फिजिकल हेल्थ हमारे स्टेट्स का सही होगा एंड ओवरऑल इंडिया का भी सही होगा। एमएसएमई सेक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमेशा से फोकस में रही है। इट इज़ बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी जो डेवलपिंग नेशन है, बीट वियतनाम या बीट थाईलैंड, तो उनके ये बैकबोन होती है। तो आप कुछ इनिशिएटिव देख लो कि क्या क्या है एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए। बिजनेस कनेक्ट है, बिहार एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021 है, टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी है, इथानॉल पॉलिसी है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है, बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, अब बिहार टूरिज्म पॉलिसी भी आप लिख सकते हो इसमें। महिला उद्यमी योजना है जहाँ पे 10 लाख उन्हें दिया जाता है। महिला मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना भी है। मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर और एक खगड़िया में है। टेक्सटाइल पार्क इन वेस्टर्न चंपारण है। तो ये सारी स्टेप्स जो है ना बिहार में ली गई है। न्यू डेफिनेशन क्या है आपका, आप देख लो। न्यू डेफिनेशन माइक्रो की इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर पे हम लोग बाइफरकेट करते हैं बिटवीन माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। फॉर माइक्रो इट इज़ 2.5 करोड़ एंड फॉर टर्नओवर इट इज़ 10 करोड़। स्मॉल के लिए अगर देखा जाए तो इट इज़ 25 करोड़ एंड टर्नओवर शुड बी 100 करोड़। एंड इफ यू सी फॉर मीडियम साइज इट इज़ 125 करोड़ एंड 500 करोड़ शुड बी द टर्नओवर। बट द पॉइंट इज व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट एमएसएमई व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट टू इंडियन इकोनॉमी या इवन बिहार के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बिहार के लिए ये देखिए उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए ये कंट्रीब्यूट करती है मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 6%, क्योंकि देखिए अगर मैन्युफैक्चरिंग 70% कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया के जीडीपी में तो उस 17% में 6% एमएसएमई का रोल है, ठीक है। फिर 24% इन सर्विस सेक्टर, 11 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। 45% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट है। इनोवेशन ऑफ स्टार्टअप है, जेप्टो है, सत्तूज है, हनुमान है, जो ये सत्तूज एंड हनुमान जो है ये बिहार के स्टार्टअप है। फाइनेंशियल इंक्लूजन है, क्योंकि आपको मालूम है जो एमएसएमई है, अगर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का अगर रिपोर्ट देखें तो ज़्यादातर एमएसएमई जो टियर 2 और टियर 3 सिटी में है एंड ज़्यादातर वुमेन एंड वल्नरेबल सेक्शन ही इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन रेट भी है, पॉलिसी सपोर्ट भी है इनके पास, और देखिए इनका ना मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है। ऐसा नहीं कि एक एमएसएमई खुला तो एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करा। जब भी एक एंटरप्राइज खुलती है तो इट एम्प्लॉयज सर्टेन पीपल जो कि आपके मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, छोटे मोटे जैसे एमएसएमई है, पापड़ का हो गया, पिकल का हो गया, या कुछ भी छोटे मोटे आर्टिस्टिक हो गया, हैंडमेड सिक्की आर्ट ही हो गया आपका बिहार का, और रीजनल डिस्पैरिटी को कम करता है क्योंकि ये मोर देन 50% जो है ना टियर 2 टियर सिटी में। टारगेट क्या है हमारा, हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, ठीक है, इसलिए एमएसएमई ज़रूरत है। 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के करवाना है, टारगेट है 50% ऑफ जीडीपी। देखिए हम तो यहाँ 50% की बात कर रहे हैं, वियतनाम वगैरह में ना एमएसएमई जो है आपका 70% ऑफ देयर जीडीपी मतलब सॉरी एक्सपोर्ट सॉरी जीडीपी का वो कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे एमएसएमई है, वो एमएसएमई फोकस करते हैं। एंड एक्सपोर्ट भी 75%, जो अभी 45% है उसे भी बढ़ा के करना है। बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जब भी एमएसएमई आए, जैसे जब भी एग्रीकल्चर आएगा तो हम बात करेंगे आपका इसका अशोक दलवई का, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन का, जब हम एमएसपी की बात करेंगे, या जब भी एफसीआई या पीडीएस की बात करेंगे तो शांता कुमार कमेटी का है। वैसे ही यहाँ पे जब भी एमएसएमई का आए क्वेश्चन तो यूके सिन्हा कमेटी आप जरूर लिखना, ठीक है। डीप पॉकेट्स नहीं होते, उनके पास फाइनेंसेस नहीं होती है। एक जो ठेला लगाया है आदमी, ठीक है, उसका स्मॉल एंटरप्राइज है, तो आपको पता है उसका डेली का खर्चा वर्चा बस ऐसे ही चल रहा होता है, उसके पास डीप पॉकेट नहीं। अगर उससे कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ इमरजेंसी खर्चा ही आ जाए तो वो मीट नहीं कर पाएगा। 2 टाइप के फंड होते हैं, आपका एक वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है और एक कैपिटल चाहिए होता है कि स्टैब्लिश करने के लिए। तो वर्किंग कैपिटल भी नहीं है उनके पास एंड कैपिटल तो इनिशियली है ही नहीं, क्योंकि वो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज है। ओनली 20 to 30% ऑफ द एमएसई टेक अडॉप्ट करते हैं। ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जो है उन्होंने बोला है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट है, देखिए इसीलिए हमें नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 लाइन, क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ना 14% है। इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट अमंग द ऑल ओवर जो वर्ल्ड है। एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी
पॉलिसी 2022 एक्सपेक्टेड टू ब्रॉट इट डाउन टू ब्रिंग इट डाउन टू एटलीस्ट 8%, जो कि हमें बहुत ही कॉम्पिटिटिव बनाएगा। ऑब्वियसली जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस होगा, एंड जो कस्टमर को मिलेगा वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव पैसे पे मिलेगा। फॉर्मलाइजेशन भी बहुत कम है, 86% हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। स्किल शॉर्टेज है, आपको पता है कि स्किलिंग की क्या हालत है। PLFS के सर्वे के हिसाब से ओनली 19% जो है उन्हें ही फॉर्मल ट्रेनिंग मिलती है। बेन ऑफ डॉर्फिज्म क्या है? देखो, बेन ऑफ डॉर्फिज्म ना इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 में बात की गई थी कि कोई तो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री है ना, वो हमेशा छोटा ही रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बड़ा होगी ना तो उस पर कंप्लायंसेस बर्डन आ जाएंगे। 44 सेंट्रल लॉज जैसे EPF है, ठीक है, वो सब NPS है, ये सब आपको फॉलो करना पड़ जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। वो छोटा ही रहना चाहते हैं, ठीक है। डिलेड पेमेंट है, डिलेड पेमेंट ये RBI का सर्वे करता है कि भाई क्या होता है ना कि वो क्रेडिट पे तो सामान दे देते, प्लस आप सोचते हैं कि वो हमें 1 महीना में देगा लेकिन वो 5 महीने बाद दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो वर्किंग है ना वो काफ़ी हैम्पर होती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है। एंड नो पॉलिसी सपोर्ट है, ये भी नीति आयोग ने कहा है। इनिशिएटिव आपको पता है, क्रेडिट के लिए मुद्रा है, रैम्प है, स्किल डेवलपमेंट के लिए एस्पायर है, एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुपूर्ति है, TREDS है। देखिए ये TREDS ना MSME के लिए, सपोजिटली मैं ABC हूँ, एक MSE है, माइक्रो स्मॉल हूँ, मैं अपना एक बिजनेस शुरू की हूँ। अब मैंने मिस्टर A को एक सामान दिया, ठीक है, वो 100 रुपये का था। तो वो बोला कि अच्छा ठीक है, मुझे आप क्रेडिट पे दे दो, मैं आपको 2 महीने बाद दूंगा। बट क्या हुआ, कुछ इमरजेंसी हुई और मुझे पैसे चाहिए थे, तो अब मैं पैसे कैसे मांगू? वो तो पहले ही बोल दिया है कि भाई मैं आपको 2 महीने बाद दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं बैंक के पास जाऊंगी ये रिसीट लेके, इसको हम लोग BR बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लेके जाएंगे बैंक के पास, बैंक को बोलेंगे बैंक ये रख लो और मुझे पैसे दे दो। तो बैंक बोलेगा कि हम ऐसे थोड़ी रखेंगे, हम 100 रुपया है तुम्हारा तो हम 2% तुमसे काटेंगे, हम तुमको 98 रुपीज़ देंगे। और तो मैं बोलूँगी ठीक है, मुझे तो अभी पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे 98 रुपीज़ दे दो, 2 रुपये आप रखो एज अ कमीशन। फिर वो जो पर्सन आएगा वो बैंक को पैसा देगा एंड बैंक उससे कलेक्ट करेगा। सो ये हो गया TRED सिस्टम, जो कि पैसे को उनको मुहैया कराता है। टेक्निकल एंड कॉम्पिटिटिवनेस में आपका जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की हम बात करते हैं। फिर उद्यम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल है, मार्केट एक्सपेंशन में हम अपेडा की बात करते हैं, IPR अवेयरनेस की बात करते हैं। फिर उसके बाद ये ऑनलाइन डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है आपका छोटे मोटे कंपनियों के लिए, ये स्टार्ट की गई है। बांग्लादेश मॉडल आपको पता है, सपोर्ट लिटिल बिट बिगर फॉर्म विच हैज़ लार्जर टर्नओवर। क्योंकि क्या है ना कि देखिएगा जनरली जो MSME है वो लार्जर को ही अपना जनरली सामान प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर वो अच्छे से फ्लरिश करेंगे तो ये भी अच्छे से फ्लरिश करेंगे। वियतनाम में क्या है, इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया है प्लग एंड प्ले मॉडल पे, ठीक है। बिहार में भी आपको पता है बिडा जो है 5000 एकड़ का एक लैंड पार्सल क्रिएट करा फॉर दिस इंडस्ट्री ऑल्सो। तो ये क्या होता है ना कि मैं ऑलरेडी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, मैंने इतना लैंड ले रखा है और मैंने उसका लैंड पार्सल बना रखा है। लैंड पार्सल मतलब ये इतना है। तो कोई भी कंपनी सेटअप करना चाहती है, मैं बोलूँगी जाओ ये एरिया खाली है, आप इस पर अपना कर लो। तो क्या हो गया आपका एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन जो बहुत ही टफ चीज़ है इंडिया में, वो चीज़ें घट गई एंड आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एनहांस हुआ, ठीक है। तो ये मॉडल आप कर सकते हो इंडस्ट्रियल जोन का। डिजिटाइजेशन बढ़ाना है, फाइनेंस बढ़ाना है, UK सिन्हा की ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट करने के लिए हमें उन्हें और अपडेट करने की ज़रूरत है। रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस भी हमें डिक्रीज करना है। तो ये हो गई हमारी MSME का। मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है आपका 25 सितंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10 साल पूरा कर रहा है। मेक इन इंडिया क्या है, भारत में बनाओ, भारत में बनाओ तो कहीं ना कहीं इंडिजनाइजेशन की बात कर रहा है। तो लॉन्च ऑन सितंबर 25, 2014 वॉज अ लैंडमार्क एफर्ट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। अचीवमेंट क्या क्या है, तो अचीवमेंट हम बाद में देखते हैं, पिलर्स क्या क्या है, ठीक है। अचीवमेंट जो ये है ना, यहाँ पे भी ये वाला ऐड आप कर देना, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो 2 मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या असेंबलिंग कंपनी थी, अब हम लोग सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूस करते हैं। फिर एप्पल सेटअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका विच अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट जो है आपका 40.5% है, ठीक है। तो ये आपका अचीवमेंट्स में हो गया। और अचीवमेंट्स में देखें तो हमारी FDI इनफ्लो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 45 to 85 बिलियन। एक्सपोर्ट भी हमारा मर्चेंडीज का बढ़ा है। वंदे भारत ट्रेन जो है इंडिजनस ही है। हमारे डिफेंस में भी इंडिजनाइजेशन हुई है, तेजस है, आकाश है, INS विक्रांत है। तो ये सारी जो इंडिजिनस की अचीवमेंट है। इसके पिलर्स क्या क्या है, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर एंड न्यू माइंडसेट। न्यू प्रोसेस में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने लास्ट 2020 में ये रिलीज किया था, 63rd पोजीशन थे। इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST क्या है ना कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में हेल्प करता है। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या बात करते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, फ्रेट कॉरिडोर जो हम क्रिएट कर रहे हैं,
वो बात करते हैं। न्यू सेक्टर की क्या बात करते हैं हम, एफडीआई बहुत ज़्यादा अलाउ कर दिया। आप इंश्योरेंस सेक्टर में देखो तो 74% अलाउ कर दिए। डिफेंस में भी अलाउड है बट वाया गवर्नमेंट रूट से, रेलवे में भी, इंश्योरेंस में भी। तो हम एग्रीकल्चर में भी देखें कि वो ओपन कर दिए हैं एफडीआई के लिए। ई कॉमर्स वाला थोड़ा सा गवर्नमेंट रूट में है, लेकिन ऐसे हमारा आपका फुल्ली ऑटोमेटेड रूट में है। न्यू माइंडसेट में क्या है कि हम लोग वही बात करेंगे, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करेंगे। वी शुड बी रेगुलेटर, नॉट वी शुड बी एक्ट एज अ फैसिलिटेटर रादर देन इनहिबिटर, एंड पॉलिसी इंटेंट भी होंगे। मेजर इनिशिएटिव क्या क्या है, देखिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव है, उसमें लगभग 2 लाख करोड़ का हम लोग आउटले लिए हैं, और 14 सेक्टर हमारा फोकस में है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, फार्मा है, सेमीकंडक्टर है। अभी बिहार भी अपना ITSM पॉलिसी लाया है, जो कि आपका यही चीज़ें की बात करता है, ठीक है। पीएम गति शक्ति क्या है, पीएम गति शक्ति क्या है ना, सारे मिनिस्ट्रीज को टुगेदर लाएंगे। देखिए जब भी एक डेवलपमेंटल वर्क होती है, एक मिनिस्ट्री का तो काम नहीं होता है। जैसे रोड बन रहा है, तो रोड बन रहा है तो उसमें टेलीकम्युनिकेशन की लाइन भी बिछेगी, ब्रॉडबैंड की। तो एक बार रोड बनेगा, फिर खुदेगा रोड, फिर वो टेलीफोन लाइन बिछेगी। तो इससे क्या है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो गति शक्ति एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्राम है, जहाँ पे कि वो बोलेगा कि अच्छा ठीक है, आप रोड बना रहे हो इस स्ट्रेच पे, क्या आपको टेलीफोन लाइन लगानी है, तो बोलेगा हाँ। तो जब वो खुदा ही होगा तभी टेलीफोन लाइन बनेगा, फिर उसके ऊपर से रोड बनेगा। सो दिस इज द इंटेंशन बिहाइंड पीएम गति शक्ति। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भी है आपका, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की हमने बात कर ही ली है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी बात की हम लोग, करंट अफेयर्स में बात किए थे कि ये 12 सिटी से पार्ट 12 ऐसे कॉरिडोर बन रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया आपको पता है थर्ड इकोसिस्टम में है। हम अपने देयर आर 111 यूनिकॉर्न सिस्टम है। डिफेंस इंडिजनाइजेशन की बात है, जहाँ पे आईटेक्स की बात है। फिर टैक्स रिफॉर्म भी हम लोगों ने, कॉर्पोरेट लॉ टैक्स भी बहुत ही रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अचीवमेंट्स तो हम लोगों ने कर ही लिया। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना कहीं हमारी स्टैग्नेंट हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है आपकी 2011 वाली, वो बोलती है कि हमें 25% कंट्रीब्यूट करना है। एम्प्लॉयमेंट जो है हमारी, जॉबलेस ग्रोथ है 11 से 10% रिड्यूस। ये इंडिया एक्सपोर्ट जीडीपी जो है ना वो बहुत ही कम है, मतलब अगर हम ग्लोबल वैल्यू चेन में देखें ना तो लेस देन 2% है, ठीक है। फिर उसके बाद है रादर देन बिकमिंग मेक इन इंडिया वी हैव बिकम असेंबल इन इंडिया। हम बस पार्ट्स को असेंबल कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर बना नहीं रहे हैं, ठीक है, हम असेंबल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो हमें सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज बनाने होंगे, सेमीकंडक्टर लैब्स बनाने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें हेल्प करेगा मेक इन इंडिया को और रोबस्ट बनाने में, ठीक है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, मतलब रुपी को एक इंटरनेशनल करेंसी बनाना है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें, रेफर्स टू द इंक्रीज इन एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉरेक्स बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर्स। अ फुल्ली इंटरनेशनलाइज्ड करेंसी अलाउज ट्रांजैक्शन विदाउट द नीड ऑफ कन्वर्जन इनटू थर्ड करेंसी, दैट इज डॉलर का। आप डॉलर को इमेजिन कर लो, वो इंटरनेशनल करेंसी। आजकल कुछ भी मोल भाव जो होता है वो आपका वो डॉलर में होता है। क्यों ज़रूरी है आपका, देखिए एक तो एक्सचेंज रेट रिस्क जो है उससे बचाता है हमें। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, क्योंकि देखिए इंडिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में डॉलर से, तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड सर्विस कॉस्ट लगती है, वो भी रिड्यूस करेगा। इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन है, हमारा जो एक्सपोर्ट वगैरह वो सीमलेस हो जाएगा। ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में हमारा से बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर इंडियन रुपी में ट्रेड होने लगेगा तो बूस्ट इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है जो कि अभी अंडर डेवलप्ड है। डिपेंडेंस ऑन डॉलर हमारा कम जाएगा और हमें फॉरेक्स भी कम मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। इम्यून टू बीओपी क्राइसिस, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट या कैड जो है वो हमारा कमेगा। हाई साइनरेज है, मतलब जो प्रिंटिंग पे गवर्नमेंट पैसा कमाती है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या लिया गया है, RTSM है, रुपी ट्रेड सेटलमेंट एक मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट ने डील किया है। फिर बायलैटरल करेंसी स्वैप है, श्रीलंका के साथ है, जापान के साथ है। RBI ने मेजर लिया है, मसाला बॉन्ड है। मसाला बॉन्ड आपको पता है कि ये इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है जो इंडियन कंपनी इशू करती है बाहर से पैसा उठाने के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है जो रुपी है। एफर्ट टू इंटीग्रेट इनटू स्विफ्ट है। स्विफ्ट आपको पता है इंटरनेशनल एक नॉट पेमेंट सिस्टम है, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, देखिए लिमिटेड कन्वर्टिबिलिटी है। हमारा 2 अकाउंट है आपका, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट देखें, एक करंट अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट तो फुल्ली कन्वर्टिबल है, लेकिन कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं है, इसीलिए उसको फुल्ली कन्वर्टिबल वे फॉरवर्ड में बोलेंगे। तारापुर कमेटी ने ये बात कही है। फिर उसके बाद टिफिन डिलेमा होती है, ऑब्लिगेशन टू प्रिंट मोर करेंसी टू मीट द ग्लोबल डिमांड। इससे क्या है कि प्रिंटिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। डोमिनेंस ऑफ देखिए अगर बात करें डॉलर की तो वो 85% है, तो उसकी हेजेमनी को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ट्रेड डेफिसिट भी हमारा बहुत है, सिर्फ यूएस को छोड़ के चाइना के साथ हमारा 100 बिलियन का है। एशियन कंट्रीज का भी देखें तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ हमारा डेफिसिट ही है। पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, देखिए गवर्नमेंट कुछ ना ऐसा चीज़ लाते रहती है जो कि बाहर के इन्वेस्टर को या जो बाहर के लोगों को उनमें थोड़ा सा क्वेश्चन रेज कर देता है। अब देखिए जैसे कैपिटल गेन के टैक्सेस में उन्होंने चेंजेस कर दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में उन्होंने चेंजेस कर दिया। इस वजह से क्या है, एफपीआई तुरंत खिंच गई इंडिया
इंडियन मार्केट से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टैक्सेशन के पीछे भाग रहे थे। तो इसीलिए पॉलिसी अनसर्टिनिटी है, लैक ऑफ डीप फाइनेंशियल मार्केट है, हमारा कैपिटल मार्केट नहीं वेल डेवलप है, ना हमारा बॉन्ड मार्केट डेवलप्ड है, इस वजह से ये सब चैलेंजेस है। तो वे फॉरवर्ड में वही है कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, एक्सपैंड द रूपी बेस है, ट्रेड सेटलमेंट करेंगे जैसे अभी हम रशिया के साथ शायद किए हैं, यूएई के साथ किए हैं, स्ट्रेंथन बॉन्ड एंड फॉरेक्स मार्केट है, फिर उसके बाद ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है, ये आपका ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है, उसके साथ इंटीग्रेशन की बात है, स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाने, मतलब पॉलिसी अनसर्टिनिटी नहीं रखनी है इस वजह से। ठीक है, कंक्लूजन में वही लिखना है, स्ट्रेंथन करना है, हमें इस पे काम करते रहना। वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोगों ने ये ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो वो चीज़ें हो गई है। फिर उसके बाद है ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी बातें हो गई हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसमें हम 134 रैंक है। इसे कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी एनुअली करता है। ठीक है, इसका इस बार का ये था ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक एनुअल रिपोर्ट है। इनिशियल डेवलपमेंट जो हुआ था, मजरूल हक हुआ था, अमर्त्य सेन हुए थे। टेक अवे क्या है कि इट डिनोट्स द हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल थ्रू इक्विटेबल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी। इसके 3 इंडाइसेस है, एजुकेशन है, हेल्थ है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। एजुकेशन में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है और एक्सपेक्टेड है। फिर उसके बाद है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एंड ग्रॉस नेशनल इनकम है आपका, ये आपका पीपीपी के टर्म्स में है, रियल टर्म्स में नहीं है। ठीक है, तो अगर देखें तो हमारा एक्सपेक्टेड स्कूल ऑफ लर्निंग 12.6 हो गया, एक्सपेक्टेंसी 67.7 ईयर्स हो गया और ये 6000 के करीब है हमारा डॉलर। ठीक है, इंडिया का 134 रैंक है, आउट ऑफ 133 स्कोर है 6.44। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में था हमारा कितना था? 27.3 था। ठीक है, हम मीडियम टर्म में आते थे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सीरियस में आते थे। चाइना हमसे बढ़िया कर रहा है, श्रीलंका, भूटान एंड बांग्लादेश भी अच्छे हैं। इसी रिपोर्ट के अंदर एक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आता है, जहाँ पे इनइक्वालिटी विद वुमेन कितना है किसी कंट्री में। तो इसे 3 पैरामीटर पे देखा जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी तो हमारा 108 रैंक है, लेकिन 2023 में हमारा 122 रैंक था, तो हम लोग 14 प्लेस जंप किए हैं। सो इट इज़ एन एनहांसमेंट या इंप्रूवमेंट ओवर द लास्ट ईयर रिपोर्ट। ठीक है, इसके 3 पैरामीटर्स है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। ठीक है, हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 37% है, बल्कि चाइना और बांग्लादेश में देखें तो ये 50 एंड 60% है। फाइंडिंग्स क्या क्या है? अनइक्वल रिकवरी है। अब देखिए, पोस्ट कोविड ना सब कोई अच्छे से रिकवर नहीं कर पाया, अर्बन एरिया ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर पाया है, रूरल की जो इकोनॉमी है वो ढंग से नहीं कर पाई है। एमएसएमई को आप देखो तो उसकी बैकबोन ही टूट चुकी है। एजुकेशन एंड हेल्थ की बात करें तो देयर इज डिस्पैरिटी बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। आपको पता है साउथ में हेल्थ भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छा है, और इधर नॉर्थ में आप देखो तो यूपी, बिहार जो बीमारू स्टेट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। डिजिटल डिवाइड है। अगर डिजिटल डिवाइड की बात करें इंडिया में, जैसे देखो तो टेलीकॉम जो है वो जियो के पास है, एयरटेल के पास है, आप देख लो कहीं ये 2 के पास है। अगर ग्लोबली देखो तो गूगल ही है, जो एप्पल ही है, जो 3 ही कंपनी हैं जो कि डिक्टेट कर रही हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डीप फेक है, मीडिया ड्रिवन नैरेटिव है। मीडिया ड्रिवन नैरेटिव का आपको एक एग्जांपल वही रिया चक्रवर्ती वाला है कि उसे विलिफाई ही कर दिया गया था, बट अभी सीबीआई का रिपोर्ट वो क्लोज हो गया है केस, उसे क्लीन चिट मिल गई है। ठीक है, सो दैट इज द मीडिया ड्रिवन नैरेटिव्स की बात है। रूरल अर्बन डिवाइड है। फिर उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन भी है। वे फॉरवर्ड क्या क्या है? देखिए, हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे वर्क करना होगा, एजुकेशन, स्किल, हेल्थ पे काम करना होगा। डेटा के हिसाब से हम एजुकेशन पे अभी सिर्फ 3% करते हैं, बल्कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें 6% पे खर्च करने बोलती है। हेल्थ पे हम सिर्फ 1.5 करते हैं, लेकिन एक कमेटी है वो जो बोलती है 2.5, जो सिटिंग कमेटी ऑन हेल्थ वाला जो था वो 2.5 या 3% बोलती है। ब्रिजिंग द जेंडर गैप, हमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में इंप्रूवमेंट कराने की ज़रूरत है। एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटी है। अगर हम देखें तो पीएम डिवाइन है, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, कहीं ना कहीं इट अलाइंस विद द रीजनल डिस्पैरिटी। जो नॉर्थ ईस्ट है जो हमेशा से एलिनेटेड रही है उस पर काम करेगी। स्ट्रक्चरल चेंजेस करना है, हमें स्टार्टअप को बूस्ट करना है, एमएसएमई को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। बिहार में जीविका है, 7 निश्चय है, दरभंगा एम्स है, 22% ऑफ द बजट वी हैव स्पेंड ऑन एजुकेशन। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट पे भी हम 6% मतलब बिहार स्पेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 16th फाइनेंस कमीशन। देखिए, 16th फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल पार्ट 12 आर्टिकल 280 के अंदर आता है। अभी अरविंद पनगरिया उसको बना रहे हैं, मतलब उसके चेयर कर रहे हैं। वो अप्रैल 2026 से स्टार्ट करेंगे। आपको मोटा मोटी ये पढ़े हुए हमारा पॉलिटी का पार्ट है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी आपने पढ़ा होगा कि जो इनकम डिस्टेंस है 45% है, पॉपुलेशन जो 15% है, एरिया 15% है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो है आपका 12.5% है, फॉरेस्ट इकोलॉजी 10 है, एंड टैक्स एफर्ट जो है वो 2.5 है। तो आप थ्रू द ईयर आप देखो ये इवॉल्व हुई है। कॉम्पोजिशन आपको पता है 1+4 है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एंड क्वालिफिकेशन इट इज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। तो आप ये चीज़ देख लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है?
टैक्स है, ग्रांट्स इन एड्स है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट को ऑगमेंट करना, डिजास्टर मैनेजमेंट की फाइनेंसिंग, लोकल गवर्नेंस को इंप्रूव करना, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, प्रिजर्विंग टैक्स डिवोल्यूशन। देखिए कहीं ना कहीं साउथ जो है बहुत ही अप्रीहेंसिव रहता है कि हमें कम मिलता है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो वो बोलता है कि भाई हम 1 रुपया देते हैं तो हमें 18 पैसा रिटर्न मिलता है, वही बिहार अगर 1 रुपया देता है तो उसे 7 रुपया मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्पैरिटी क्लेम करता है। रीजनल डिस्पैरिटी है आपका जो तमिलनाडु वाला है। रिफॉर्म ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम की जब बात आती है तो 60-40% हो जाता है, उसमें आपकी क्या बोलते हैं स्टेट का बहुत ज़्यादा से नहीं रहता है, ठीक है। डिजास्टर फाइनेंसिंग की भी बात करेंगे, स्टेट डेट फाइनेंसिंग एंड फिस्कल हेल्थ की भी बात करेंगे, एंड फ्रीबीज पे भी क्या वो राय देता है 16 फाइनेंस कमीशन। तो इसीलिए 16 फाइनेंस कमीशन के पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट शुड फॉर्मुलेट ऐसा चीज़ है कि डेवलप स्टेट के लिए अलग बनाए, या जो डेवलपिंग है, जो स्टेट है अच्छा परफॉर्म नहीं करी उनके लिए थोड़ा पिनलाइजिंग भी होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ आप मीट नहीं करो। देखिए हमारा जो फ्रीज हुआ था, डिलिमिटेशन की बात कर रहे थे, तो वो 84th अमेंडमेंट में ही हमारा वो फ्रीज कर दिया गया, 42nd में ही फ्रीज कर दिया गया था कि भाई इंटरनल जो भी रीएडजस्टमेंट हो लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से। और उस समय बोला गया था जो नॉर्थ के स्टेट से कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल करो, लेकिन उन्होंने किया नहीं, साउथ वाले ने कर लिया, तो एक तरह से वो पिनलाइजिंग हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे मेजर्स को पिनलाइजिंग में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ऑयल फील्ड रेगुलेशन एक्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आप बस देख लेना कि ये माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन है, माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्शन को 2 डिफरेंट एंटिटीज़ बना दिया गया है। आप इसको थोड़ा सा कर्सरी रीडिंग कर लेना क्योंकि एक्सपैंड कर दिया है उसका डेफिनेशन। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल बेड मीथेन हो गया, सेल को है, शिफ्ट फ्रॉम माइनिंग लीज टू पेट्रोलियम लीज हो गया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया। अब कोई भी अगर इसे वायलेट करेगा तो जेल नहीं जाएगा, बस पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सपैंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखा है कि कैसे रेगुलेट करेगा, लाइसेंस को किसको देगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो जीसेक जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे होगा, और वो होगा जो क्या बोलते हैं पेट्रोलियम नेचुरल बोर्ड के तहत वो होगा। तो ये कंसर्न क्या है, फेडरलिज्म में एक केस स्टडी आई थी कि जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, माइन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेज MS स्टील अथॉरिटी। एनवायरमेंटल रिस्क हो सकता है, जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा तो प्रॉफिट को ज़्यादा वैल्यू देंगे, प्रॉफिट को ज़्यादा वैल्यू देंगे तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। अकाउंटेबिलिटी भी लो होगी क्योंकि पहले आप जेल जा सकते थे लेकिन अब आप जेल नहीं जाएंगे, आप पैसे देके निकल सकते हो, ठीक है। ये डिक्रिमिनलाइजेशन का प्रोसेस ना इन्होंने टैक्स लॉ में भी किया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी किया है, तो बहुत सारे लॉ में ये डिक्रिमिनलाइज करे क्योंकि केसेस को थोड़ा सा सिंपल कर रहा है, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, आपको पता है पब्लिक सेक्टर जो है ONGC को प्रेफरेंस देना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट को ही प्रेफरेंस देना चाहिए। तो इसका बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को जो PPP 3P का बात करते हैं, प्रॉफिट, प्लैनेट एंड एक और क्या होता है PP, प्रॉफिट, प्लैनेट हो जाता है एंड पीपल, ये तीनों को ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए एंड फैसिलिटेट करना चाहिए, ठीक है। बायो E3 पॉलिसी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने से भी पढ़ लेना, और ये शायद जो दूसरा वीडियो जो थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ है यहाँ से आगे रिकॉर्ड होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।